नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका शाम 7 बजे के बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में कौन कौन सी खबरें होंगी, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। इस बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर अब भी जारी है। सुल्तानपुर से लेकर नोएडा तक पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। वहीं एनकाउंटर पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। अयोध्या में सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म सुरक्षित होगा तो मानवता सुरक्षित रहेगी। वहीं बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रशासन का अभियान जारी है और इसे तेज कर दिया गया है। भेड़ियों ने एक बकरी को अब अपना शिकार बनाया। इसके अलावा दूसरी और बड़ी खबरें होंगी इस बुलेटिन में। एक एक कर सभी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो यूपी में एक के बाद एनकाउंटर हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में चेन स्नैचर का एनकाउंटर हुआ। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। थाना बीटा 2 क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ। बुलंदशहर में एनकाउंटर में सुपारी किलर के पैर में गोली लगी है और उसके ऊपर पूर्व प्रधान को सरेआम मौत के घाट उतारने का आरोप है। वहीं सुल्तानपुर की बात करें तो यहां पर भरत ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती का आरोपी 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के मिसिरपुर पुरैना में भी एनकाउंटर हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और सुल्तानपुर की तस्वीर। सुल्तानपुर में मंगेश यादव ढेर हो गया। एनकाउंटर के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसे समाजवादी पार्टी की ओर से अब सियासी मुद्दा भी बनाया जा रहा है। वहीं इससे पहले ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनकाउंटर के बाद बदमाशों को धर दबोचा गया। जहां ग्रेटर नोएडा में एक चेन स्नेचर को पकड़ा गया है, तो वहीं सुपारी किलर को गिरफ्तार किया गया बुलंदशहर में। इस बीच सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर सियासी बवाल जारी है। अखिलेश यादव के बाद अब शिवपाल यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं और जांच की मांग की है। शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी में क्राइम पर कंट्रोल नहीं है, लगातार रेप और डकैती हो रही है, लेकिन गलत लोगों का एनकाउंटर कर रही है सरकार। देखिए, इन पे कंट्रोल तो हो नहीं रहा है। घटनाएं देखिए लगातार बढ़ रही हैं। आज भी सुन लिया होगा कि घटनाएं कई घटने महिलाओं के रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, डकैतियाँ भी बढ़ रही हैं। इन पे कहीं रुक नहीं रहा है। जो घटनाएं रोक नहीं पा रहे, विकास कर नहीं पा रहे, महंगाई को रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहे, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे। आज देखिए, जितनी ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार पे इस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं कि इस तरह की सही इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है, तो उठ रहे सवाल उठ रहे। तो सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए ना। क्या लग रहा है, जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है? तो ये तो सब देख रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि जाति को देखकर एनकाउंटर किया गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर में मारे गए डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जात देखकर जान ली गई। नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी का सरेंडर कराया गया। वहीं बाकियों को सिर्फ दिखावट के लिए पैर में गोली मारी गई और जिसका नाम यादव था उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरह से इस पर सियासी बवाल की शुरुआत की गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जात देखकर गोली मारी गई, जबकि बीजेपी की ओर से जवाब दिया जा रहा है कि क्रिमिनल के साथ ही क्यों खड़ी दिखती है हर बार समाजवादी पार्टी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसपी के डीएनए में ही अराजकता है। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि जब जब सपा पावर में रही है, प्रदेश में गुंडई अराजकता बढ़ी है। हमारी सरकार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, इसमें किसी की जात नहीं देखी जा रही। विपक्ष सिर्फ इस पर राजनीति कर रहा है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई अराजकता अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का
सगल रहा है पुराना। जब जब सपा पावर में रही है तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है और समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है और हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी अखिलेश यादव पर कुछ इसी तरह से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं और हमेशा ही बदमाशों और माफियाओं के साथ खड़े दिखते हैं। उनको हर हिंदू जो आस्था का विषय है, चिन्ह है, उससे उनको कहीं ना कहीं चिढ़ लगती है, तो हिंदू विरोधी बात करते हैं। और तीसरी बात, आपको क्या जरूरत है जो आप उनके साथ खड़े हो रहे हैं, जो कि माफिया और डॉन हैं, आज तो उनके साथ कर रहे हैं, उन्हीं की पैरवी करने के लिए फिर खड़े हो रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं हिंदुओं के ऊपर वो चलेगा बुलडोजर गोरखपुर में। तो साफ दिखता है हिंदू विरोधी हैं और गुंडों और माफियाओं के साथ अखिलेश जी खड़े हुए हैं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में भारत आत्मा अशोक सिंघल वेद पुरस्कार 2024 के पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म शांति का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तो दुनिया आगे बढ़ेगी। अगर सनातन धर्म पर संकट आया तो मानवता खतरे में पड़ जाएगी। सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा और समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर सनातन धर्म खतरे में पड़ेगा तो विश्व मानवता का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। गोरखपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अध्यापकों को सम्मानित किया। इस दौरान एक शिक्षक के पैर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो मंच पर नहीं चढ़ पा रहे थे, तो मुख्यमंत्री खुद मंच से उतरे और उनके पास पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। मूलचंद नाम के शिक्षक को उनके पास जाकर राज्य शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। मूलचंद अलीगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालय सूरतगढ़ के प्रधानाध्यापक हैं। उन्नाव में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आरएसएस को लेकर तौकीर रजा के बयान पर कहा कि आरएसएस समाज को एकजुट कर रहा है। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई संघ जो है समाज के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए काम कर रहा है। तौकीर रजा के जैसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, समाज को भ्रमित करके कुछ लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन समाज जो है वो जानता है कि कौन व्यक्ति किस नियत के साथ क्या कह रहा है। और अगली खबर गोंडा से, जहां एक निजी विद्यालय में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंच पर भावुक हो गए। मंच पर बैठे बृजभूषण की आंखों में आंसू आ गए और मंच पर कई बार गमछे से आंसू पोंछते नजर आए। दरअसल बृजभूषण पर महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद दिल्ली में महिला पहलवानों ने प्रदर्शन भी किया। मंच से बोलते हुए विधान परिषद सदस्य अवधेश सिंह ने महिला पहलवानों के आंदोलन की चर्चा की थी और कहा कि आरोपी झूठे आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद बृजभूषण काफी भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। एसटी हसन ने कहा कि आज किसी को अजान से, किसी को नमाज से, किसी को मस्जिद मदरसे और किसी को हिजाब से परेशानी हो रही है। आज क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था? किसी को अजान पे परेशानी होती है, किसी को नमाज पे परेशानी होती है, किसी को मदरसे पे होती है, किसी को मस्जिदों पर परेशानी होने लगी, किसी को हिजाब में परेशानी हो रही है। क्या ये वही हिंदुस्तान है जो हमारे बुजुर्गों ने जिसका ख्वाब देखा था? क्या ये संविधान के दायरे में आता है या नहीं आता? पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुए, कानून बने, सीएए का कानून बना, मैंने आपके सबने प्रोटेस्ट करा,
आसाम ने लागू कर दिया एनआरसी। और आज एक दुखद खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 28 मुसलमानों को कैंप के अंदर भेज दिया गया आसाम के। राम मंदिर उद्घाटन के बाद से अब तक रामलला का 3 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। रामलला के दर्शन किए हैं 3 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने। राम मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या का आंकड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और सुंदरतम नगरी के रूप में उभरी है। सनातन समाज के लिए अयोध्या नया केंद्र बिंदु है। रामलला के संपूर्ण मंदिर के निर्माण का काम भी जल्दी पूरा होगा। राम मंदिर ट्रस्ट तेजी से मंदिर निर्माण के कार्य में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में रामनाथ स्वामी मंदिर के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में, पूरा मंदिर बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। यह काम तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपने कर कमलों से संपन्न किया है। समाज का पूरा नेतृत्व वर्ग उस अवसर पर अयोध्या धाम में था और अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने 5 सदी के बाद अयोध्या में फिर से विराजमान हुए रामलला को अब तक दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। खबर सीतापुर से। यहां NH-24 पर एक मारुति वैन पलट गई। वैन में सवार 6 टीचर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सभी को वैन से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे का CCTV वीडियो सामने आया है। कमलापुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। और अगली खबर कानपुर से, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार छात्र को टक्कर मार दी। हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। महाराजपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। हादसे से नाराज परिजनों ने रोड जाम किया। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। इधर महाराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र में ट्रक ने एक बाइक में टक्कर मारी है। हादसे में बाइक पर सवार 3 लड़कों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पनियरा थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। ट्रक का ड्राइवर अब भी फरार है। उधर गाजियाबाद में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकानों में अचानक ही आग लग गई। आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। शालीमार गार्डन इलाके के स्टेट B23 मिनरल अपार्टमेंट का ये मामला है। जिन 3 दुकानों में आग लगी उनमें एक दुकान में प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस था, एक दुकान में पूजा के सामान बेचे जाते थे और पेंट शॉप थी। आग पर काबू पा लिया गया है। लखनऊ से खबर, जहां कल एक बच्ची पैर फिसलने की वजह से नाले में गिर गई थी। मासूम बच्ची की तलाश अब भी जारी है, लेकिन अब तक बच्ची का सुराग नहीं मिला है। कल तेज बारिश हो रही थी। बारिश के बीच ही नाले के तेज बहाव में ये बच्ची बह गई, जिसकी तलाश की जा रही है। छोटे नाले से लेकर गोमती नदी तक तलाशा गया, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। मौके पर इंफ्रारेड कैमरा डिटेक्शन मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लखनऊ के वजीरगंज इलाके का ये मामला है। माइक्रो ROV है, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ये काफ़ी SOS में बनाया गया है, यानी कि मुश्किल से 2 से ढाई घंटे के अंदर तैयार किया पाए। ये एक तरह का इंडिजीनियस तरीके से बनाया गया है और ये जो वहाँ जहाँ पे बहुत बड़े ROVs नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ पे इंसान भी नहीं जा रहा है, वहाँ पे जाके स्पेसिफिक नाइट विजन है, ऑडियो है और इसमें काफ़ी अच्छे डेफिनेशन का कैमरा है जो आपको लाइव दिखाएगा। देखते हैं आगे। मतलब मैम कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही अभी कोई सुराग मिला है। टीम आई है, कैमरे लगा के अंदर से देख रही है। कल से जो है 3 बजे से जो है बच्ची लापता है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लखनऊ में बुधवार को तेज़ बारिश के चलते एक बच्ची नाले में बहकर गिर गई। हम इस वक्त लखनऊ के वजीरगंज में, जहां पर ये वो स्पॉट है जहां पर बताया जा रहा है कि कई सारे बच्चे थे जो कि यहां पर नहा रहे थे, लेकिन उसी दौरान बच्ची की जो चप्पल थी वो इस नाले के अंदर गिर गई और उसको उठाने के लिए जब बच्ची नीचे झुकी तो वो इसी नाले के अंदर बह गई।
अब आपको हम आगे दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो यहाँ पर नाला है वो आगे जाकर बड़े नाले में कनेक्ट होता है। तो ये वजीरगंज का एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर जो नाली है वो यहाँ पर खुली हुई है। ये छोटा नाला है, यहाँ से बच्ची बहकर गई। ये नाले में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये अलग अलग जगह से जो पानी आ रहा है ये वहाँ पर फ्लो आ रहा है, क्योंकि बुधवार को बारिश तेज़ हो रही थी। ऐसे में यहाँ पर पानी जो था वो उसका बहाव काफ़ी तेज़ था। ये छोटा नाला आगे जाकर जो गली है उसमें बड़े नाले में मिलता है और आमतौर पर वहाँ पर एक बड़ा नेट लगा होता है जिसमें कि जो कूड़ा है वो जमा हो जाता है, जिससे कि जो कूड़ा है वो बड़े नाले में ना जाए। लेकिन वो नेट वहाँ नहीं था। साफ तौर पर नगर निगम की लापरवाही दिखाई दे रही है। 6 साल की बच्ची थी, वो यहाँ पर नहा रही थी। उस दौरान उसके जो माँ बाप थे वो बाहर थे और यहाँ पर वो लड़की जो थी वो बह गई। उसको अभी भी ढूंढा जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ न्यूज़ 18 लखनऊ। एम्बुलेंस में एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर के सहयोगी ऋषभ सिंह को गिरफ्तार किया, जबकि एम्बुलेंस ड्राइवर सूरज की तलाश जारी है। दरअसल महिला अपने बीमार पति को एम्बुलेंस से लेकर जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर ने छेड़खानी की और विरोध करने पर महिला के पति का ऑक्सीजन मास्क निकालकर बाहर फेंक दिया था। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान महिला के पति ने दम तोड़ दिया था। पीड़िता ने लखनऊ के गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इधर यूट्यूबर एल्विश यादव ने आज ईडी लखनऊ दफ्तर में करीब 7 घंटे तक पूछताछ उससे हुई है। सूत्रों की माने तो ईडी ने पहले से जुटाए गए सबूतों के आधार पर एल्विश से पूछताछ की। बैंक खातों, विदेश यात्राओं और लग्जरी गाड़ियों से जुड़े सवाल पूछे गए। आपको बता दें, एल्विश यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लखनऊ में केस दर्ज है। वहीं एल्विश के साथ सिंगर एमडी देसी रॉकस्टार भी पहुंचा था। हालांकि सिंगर एमडी देसी रॉकस्टार केस में आरोपी नहीं है। ईडी अधिकारियों ने रॉकस्टार को बाहर बिठाकर रखा। यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी जोनल ऑफिस लखनऊ में पूछताछ चल रही है। ईडी ने एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर रखा है। एल्विश पर पूर्व में जो दर्ज मुकदमे थे उन्हीं के आधार पर ईडी ने एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। हालांकि ईडी पहले भी एल्विश यादव से पूछताछ कर चुकी है। उस पूछताछ के दौरान एल्विश यादव ने जो बयान और जानकारियां दी थी उसी को वेरीफाई किया है। कुछ नए तथ्य जुटाए गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि एल्विश के बैंक खातों, लग्जरी गाड़ियों और तमाम विदेश यात्राओं की भी कुछ डिटेल्स ईडी ने जुटा ली है। उसी के आधार पर एल्विश से आगे की पूछताछ हो रही है। नोएडा पुलिस ने रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में भी एल्विश यादव को जेल भेजा था। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। शाइन सिटी कंपनी से जुड़ा है अखिल यादव। लाखों की ठगी के मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई। प्लॉट दिलाने का झांसा देता था और लोगों को ठगता था। मढ़ियाव पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तारी की है। आज दिनांक 5 सितंबर 2024 को थाना मढ़ियाव और जो अपराध शाखा की टीम के द्वारा एक अखिल कुमार यादव पुत्र अशोक कुमार यादव जो थाना क्षेत्र कुंडा प्रतापगढ़ का निवासी है, इस अभियुक्त के खिलाफ 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। नकली नोटों की वजह से सुर्खियों में आए जामिया हबीबिया मदरसे पर जल्द ही बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसा कमेटी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है। कल पीडीए ने मदरसे में अवैध निर्माण इसे बताते हुए सील कर दिया था। पीडीए की जांच में मदरसे का निर्माण अवैध मिला। बिना नक्शा पास कराए ही मदरसे की 3 मंजिला इमारत बना दी गई। पीडीए सचिव के मुताबिक नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने की वजह से अब इस निर्माण को ढाया जा सकता है। नोटिस की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये नोटिस कल ही लगाई गई है और अब सील कर देने के बाद इस मदरसे पर ढहाए जाने का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि अवैध रूप से इस मदरसे का निर्माण हुआ है। इस मदरसे
ये मदरसा चर्चा में तब आया जब यहां से नकली नोटों का जखीरा मिला और नकली नोट बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए और उसके बाद यहां पर ऐसे साहित्य मिले जिससे बच्चों को भड़काने का काम हो रहा था और साथ ही इस मदरसे और जो जोनाधिकारी द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें ये तथ्य निकल के आया कि ये अवैध निर्माण का प्रकरण है और उसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है जैसा जोनल अधिकारी बता रहे थे। तो उनको जो है जो भी नोटिस आदि की कार्रवाई की गई और नियमानुसार उसको सील किया गया। अगर वो यथोचित उत्तर देते हैं उसका जो भी उनको नोटिस दी गई है तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां हत्या दहेज उत्पीड़न के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 40,000 का जुर्माना भी लगाया। वादी के अनुसार उसने अपनी बहन मंजू देवी की शादी 2012 में विनोद कुमार से की थी। शादी के वक्त से ही उसके घर वाले उसे बहुत परेशान करते थे और दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर बहन मंजू को ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, ये आरोप लगाए गए हैं। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। अब इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। जांच के बाद सजा का भी ऐलान हो गया है दहेज हत्या के मामले में। बागपत में नाबालिग के साथ रेप के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि तीसरा फरार है। तलाश की जा रही है तीसरे की। कुछ लोगों ने पीड़ित परिवार के पलायन की अफवाह फैलाई थी। पुलिस अधिकारी ने अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीसरा आरोपी भी सलाखों के पीछे होगा। दरअसल एक कॉलोनी में रहने वाले शख्स ने 4 दिन पहले अपनी नाबालिग बेटी से रेप और धर्म परिवर्तन के दबाव का एक केस दर्ज कराया था। परसों मामला आया था थाना बागपत कोतवाली में कि एक पड़ोस की लड़की है और एक लड़का पड़ोस का है जो उसके घर भूमि का काम करता है। उसके घर में वो लड़की मिली थी और तत्काल परिजन थाने पे आए थे। आरोप लगाया कि उन्होंने बलात्कार का प्रयास किया था। तत्काल थाने में मुकदमा लिखा, उसके लोग नामजद किए गए थे। उसमें केवल माता और पिता फैमिली अपने रिलेशन में गए थे। वो लोग आज भी मुझसे मिल के गए हैं यहाँ से। वो लोग कोई पलायन नहीं किए हैं और ये गलत कुछ लोगों ने खबर चलाई है, इसका हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। अब तक की जाँच से वो लोग संतुष्ट हैं और उनकी मांग थी कि इसमें एक और गिरफ्तारी करके और विधिक कार्रवाई कर दी जाए। अगली खबर हरदोई से, जहां पर एक किसान की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने किसान की पत्नी को गिरफ्तार किया। पति की शराब की लत से परेशान थी पत्नी, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। ईंट से चेहरे पर हमला किया था। शराबी पति आए दिन पत्नी और बच्चों को मारता पीटता था। मामला टड़ियावा थाना इलाके का है। निवासी भोलापुरवा थाना टड़ियावा द्वारा तहरीर दी गई कि घर पर ही उनके छोटे भाई की किसी ने हत्या कर दी है। उक्त तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। जब ये शराब के नशे में चारपाई पर सो गए तब पत्नी ने ईंट से चेहरे पर वार करके उसकी हत्या कर दी और ईंट को धुलकर छुपा दिया तथा पहने हुए कपड़े को भी धुलकर छुपा दिया। अभियुक्ता ने हत्या में प्रयुक्त ईंट व कपड़े बरामद करा दिए हैं। अभियुक्ता की गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीएम मोदी के चलाए गए स्वच्छता अभियान के बाद हर साल देश के 60 से 70 हजार बच्चों की जिंदगी सुरक्षित हो रही है। एक स्टडी में इसका खुलासा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय साइंस पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन से हर साल 60,000 से 70,000 शिशु मृत्यु कम हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य 2020 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना था। सरकार के इन 6 सालों में 10 करोड़ से ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए गए और 6 लाख से ज्यादा गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। इंटरनेशनल साइंस जर्नल नेचर की रिसर्च के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन की वजह से ही देश में हर साल 60 से 70 हजार मासूमों की जान बच रही है। ये आंकड़े भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों के सर्वे के आधार पर जारी किए गए। इस स्टडी पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और स्वच्छता मिशन के प्रयास से बच्चों का जीवन बच रहा है, ये बात लिखी। उन्होंने कहा कि सफाई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। मुझे खुशी है कि भारत स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।